हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक ओवरऑल अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन क्लास होगा, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं विभिन्न प्लेटफार्मों पर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, तो अभी तक आपने ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, किसी बात को समझने में कोई परेशानी होती है, तो आप जरूर वीडियो के नीचे जो सेक्शन बना हुआ कमेंट बॉक्स, उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि होगी आपकी रिवीजन क्लास। और अभी तक हमने वर्णमाला में क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उनको स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर जो होता है वो मात्रा समय के मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्या? हर्ष स्वर। पहला क्या होता है बताइए? पहला स्वर आपका होता है हर्ष स्वर। और दूसरे प्रकार की बात करूं तो दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। और जिन स्वरों को बोलने में सर्वाधिक समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं आप? प्लुत स्वर। ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, उनको अभी अभी बताया मैंने, क्या होगा? दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की अगर बात करूं तो हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, और इन्हीं वर्णों को आप क्या बोलते हैं? मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे चाहे हर्ष स्वर पूछे, आप अ, ई, उ, री बताएंगे। चाहे मूल स्वरों की बात की जाए तो ये भी आपका क्या होगा? आ, ई, उ, री। ठीक है। चलते हैं, अगर आपसे पूछे दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है आपके? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। दीर्घ संधि स्वर के बारे में अगर पूछे तो दीर्घ संधि स्वर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर्ष आ और आ के योग से आपका दीर्घ आ बनता है। उसी प्रकार हर्ष ई प्लस ई के योग से आपका दीर्घ ही बनता है, और हर्ष उ प्लस उ के योग से आपका दीर्घ उ बनता है। और इन्हीं वर्णों को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की बात करूं तो आ संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 4। ठीक है। अग्र स्वर इ, ए, ऐ अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर आपका क्या है? हर्स्व आ है। ठीक है। मध्य स्वर कोई पूछेगा तो हर्स्व आ। स्पष्ट स्वर आपका दीर्घ आ, उ, उ, ओ, औ और ऑफिस वाला आ, ये फर्स्ट स्वर के अंतर्गत आएंगे। और समृद्ध स्वर की बात करूं तो समृद्ध स्वर क्या होगा? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ। अर्ध समृद्ध की बात किया जाए तो ए ओ। अर्ध समृद्ध क्या होगा? ए ओ। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और विवृत की बात किया जाए तो विवृत आपका दीर्घ आ और ऐ। ठीक है। अर्ध विवृत में अर्ध विवृत आपसे पूछा जाएगा तो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आपका ए, आ, ओ और ऑफिस वाला आ आपके अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। कितनी है बताइए? 41। तो हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या, तब आप कहेंगे 41 है। मूल व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से माँ तक, कहाँ से? का से माँ तक ये कुल 25 वर्ण आते हैं और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 2 है, जिसको आप ड़ा, ढ़ा, ठीक है, बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। वो हैं आपके या, रा, ला, वा, ठीक है, या, रा, ला, वा। चलिए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 शाखा शाह, आगत व्यंजनों की संख्या 2 ज और फा, और इसी प्रकार अगर हम कहें कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा। अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजन छ किन वर्णों के योग से मिलकर बना है या किन ध्वनियों के योग से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे हलंत का प्लस चा मिलके छ बनता है। और वैसे ही अगर त्रा की बात करूं तो त्रा आपका हलंत ता प्लस रास के योग से मिलकर बना है और ज्ञा आपका हलंत जा प्लस इया के योग से मिलकर बना है। स्रा की बात करें तो तालब्य शा हलंत के साथ और प्लस रा के योग से आपका बना है क्या? स्रा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के, जो कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है कि अग्र स्वर जो होते हैं वो आपके ई, ए, ऐ होता है। मध्य स्वर आपका क्या होगा? ह्रस्व आ होगा। और पश्च स्वर की बात करूं तो पश्च स्वर आपका दीर्घ, ऑफिस वाला आ, उ, ओ, औ। ये आपके क्या होते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ग हैं। पहला जो है आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, न, क, च, ट, त और प। ठीक है, तो कुल 5 वर्ग आपके पाए जाते हैं, क, च, ट, त, प, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से टोटल वर्गों में कुल 25 वर्ण हैं और इन्हीं 25 वर्णों को आप स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा आपने बता ही दिया है। ऊष्म व्यंजन शाखा शाह, आगत व्यंजन ज और फा। और ये भी आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम आगत व्यंजन का प्रयोग शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। और ऐसे ही अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा है। छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। चलते हैं आगे की क्लास में। आगे की क्लास कह रही है आपसे कि अर्ध स्वर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे या और वा। ये क्या है? आपके अर्ध स्वर हैं। लुंठित व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुंठित व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे रा। पार्श्विक व्यंजन आपका ला है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की अगर बात की जाए तो दंतीशा, तालव्यशा, मूर्धन्यशा और हा, ये आपके कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अगर उत्क्षिप्त व्यंजन की बात की जाए तो ड़ा और ढ़ा, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष व्यंजन क्या है, तो आपने अघोष के लिए एक रूल पढ़ा है 12 प्लस तीनों शा, 12 प्लस तीनों शा, 12 प्लस तीनों शा, शा का शा। तो 12 प्लस तीनों शा का मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण, और चाहे वो दंती शा हो, चाहे तालव्य शा हो, चाहे मूर्धन्य शा हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष किसे कहते हैं, सघोष वर्ण, तो सघोष वर्ण के अंतर्गत आप जानते हैं 345 एक कोड है। यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ आप कह सकते हैं अघोष के अंतर्गत आपका अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा।
या, रा, ला, वा और हा, ये क्या कहलाएंगे? आपके अघोष वर्ण कहलाएंगे। और आप कहेंगे कि सभी स्वर ये क्या होते हैं? आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण किसे कहेंगे? किसको? अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण की अगर बात करूं तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर सभी स्वर आपके अल्प प्राण होंगे। सभी स्वर आपके क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अगर महाप्राण की बात करूं तो महाप्राण जो होते हैं आपके किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्ण तथा किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन ये आपके महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपको इन्हीं स्लाइड्स का यूज करके ना आंसर देना। और देखिए, अगर चीजें आपको इतनी पता हैं वर्णमाला में तो ये आपके लिए सफिशियंट है और ये पर्याप्त है आपके किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए जहां पर वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपका क्या आता है? छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो छत, त्रंग, ज्ञा, श्रा। तो फा आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए फा ही आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए, अभी प्रीवियस क्लास में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वकारस्य वकारस्य दंत्योष्ठम वकारस्य दंत्योष्ठम। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है। तो केवल दंत सही नहीं कह सकते हैं, तो दंत्योष्ठम। ठीक है। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाना है। चलते हैं, आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? और आप जानते हैं, पहले आप बताइए महाप्राण क्या होगा? तो आप कहेंगे किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन सा, खा, शा, हा, ये सभी क्या है? महाप्राण ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? महाप्राण ध्वनियां हैं। तो इनके अतिरिक्त जो आएगा वो क्या होंगी? आपकी महाप्राण नहीं होंगी। तो आप जानते हैं का वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? आपका ख। और घ की बात करूं तो ये चौथा वर्ण है। और ज की बात करूं तो च, छ, ज ये आपका तीसरा वर्ण है। और झ की बात करूं तो ये आपका चौथा वर्ण है। तो जाहिर सी बात है 2 और 4 आपके क्या होंगे? महाप्राण होंगे। लेकिन ये ज आपका क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और यही कारण है कि ऑप्शन नंबर सी ज वर्ण आपका क्या होगा? महाप्राण नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि ज है क्या, तो आप कहेंगे चूंकि ज च वर्ग का तीसरा वर्ण है और हम जानते हैं किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीसरा 1, 3, 5 पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपका अल्प प्राण कहलाता है। इसलिए वर्ण ज अल्प प्राण होगा, ना कि महाप्राण होगा। प्रश्न नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ध्यान दीजिए, आप कहेंगे मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका देखिए दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और ओ है। ठीक है। तो ओ आपका क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका दीर्घा, दीर्घी और दीर्घ ऊ आता है। ओ आपका आ प्लस उ से मिलकर आपका ओ बना हुआ है। ठीक है। तो ये आपका दीर्घ स्वर के मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए विकल्प नंबर 4 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाना। ठीक है। चलते हैं,
प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियां हम जानते हैं 2 प्रकार की, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। यही 2 प्रकार की ध्वनियां आपका हिंदी में यूज होता है और इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर ए ही जो कि 2 है, यही आपका सही आंसर हो जाना है। तो प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करूं तो कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद? तो अभी-अभी हमने बात किया था मात्रा, काल, समय तथा उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं और वो हैं क्या? आपका ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। कितने? 3 प्रकार के। एक आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और नेक्स्ट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। ठीक है? तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर हम जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अग्र स्वर। क्या होंगे? अग्र स्वर। आप इन सारी चीजों को ना एक बार लिखिए, एक बार लिखेंगे तो वो आपको याद होना है, ठीक है? पश्च स्वर और नेक्स्ट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट होगा आपका क्या? मध्य स्वर। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत आपका कौन आएगा बताइए? मध्य स्वर के अंतर्गत आपका आ जाएगा ह्रस्व आ। क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ। और अग्र स्वर की बात करूं तो अग्र स्वर आपका इ ई उ ऊ। ठीक है? इ ई उ ऊ। और पश्च स्वर की बात करूं तो आपका हो जाएगा दीर्घ आ, ऑफिस वाला आ। ठीक है? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है? ये। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और ये उम्मीद किया जा रहा है कि आपको ना जो चीजें बताई गई हैं उसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे बनेंगे हिंदी में, वो सारे प्रश्नों को ना आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यही सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपका आउट ऑफ स्लाइड जाए। ठीक है? चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे? तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर ही लोग गलत करते हैं। तो एक से अधिक वर्ण मिलके आप क्या बनाते हैं? व्यंजन बनाते हैं क्योंकि जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, निर्बाध होते हैं तथा निर्विघ्न अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो कि स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हलंत का में जब आ स्वर का योग होता है तो आपका बनता है क्या? का। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, दो ध्वनियों के योग से जो भी बनता है वो आपका क्या होगा? व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर अगर चलें तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता से जिनका होगा और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं ऐसे ध्वनियों को आप स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपने देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत दीर्घ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ के बारे में पढ़ा है। तो दीर्घ ई, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? ह्रस्व ई। ध्यान दीजिएगा बाकी सब क्या है? ये मूल स्वर है आपका, बाकी सब दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है? दीर्घ मतलब ये जो ह्रस्व ई है, ये क्या है आपका? ये क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाना है। ये आपका क्या है? मूल स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? और आपने पढ़ा है कि अंतस्थ व्यंजन आपके या, रा, ला और वा हैं। क्या हैं? या, रा, ला और वा। तो अंतस्थ व्यंजन पूछा है आपसे, तो अंतस्थ व्यंजन आप देख रहे हैं वाह। विकल्प नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाना है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण के लिए हमने 135 सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन ये इतनी सारी बात सीखी है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो या रा लावा, या र, ल और व। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा, जबकि खा की बात करूं तो ये वर्ग का दूसरा, गा की बात करूं तो का, खा, गा तीसरा, और यही आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन घा आपका चौथा वर्ण है, जबकि टा, ठा दूसरा, ठीक है। तो दूसरा वर्ण क्या होगा आपका? महाप्राण होगा, इसलिए आपके ना तो विकल्प ए बनेंगे, ना सी बनेंगे और ना डी बनेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाना है गा, जो कि होगा अल्प प्राण। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? चाहे घोष बोलें चाहे सघोष बोलें, तो आप जानते हैं घोष क्या होता है? 345। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण क्या होता है? क्या होता है? सघोष होता है, या फिर आप कह सकते हैं शाखा शाह, शाखा शाह, ठीक है। तो ये आपके कहलाएंगे क्या? सघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, चा, छा, जा। तो ये आपका तीसरा वर्ण ही है, चा, छा, जा। का आपका पहला वर्ण है। चा की बात करूं अगर चा की, तो पहला वर्ण है। और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये भी आपका पहला वर्ण है। तो आप जानते हैं कि तीसरा, वर्ग का तीसरा वर्ण आपका क्या कहलाता है? तो वर्ग का तीसरा वर्ण आपका कहलाता है क्या? सघोष। वर्ग का तीसरा वर्ण आपका क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। और या, रा, लावा प्लस हा, ये आपके कहलाते हैं सघोष। चलते हैं आगे के प्रश्न में, और अगला प्रश्न है आपका अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं कि अंतस्थ वर्णों की संख्या 4, यारा लावा, और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4, शाखा शाह। तो 4 प्लस 4 कितना? कुल वर्ण होंगे 8, और इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण, तो सघोष वर्ण 345 आपने याद किया है, साथ में या, र, ला, व प्लस हा, ये आपके क्या हैं? सघोष वर्ण है। तो अगर पा की बात करूं तो पा वर्ग का पहला वर्ण, ता, था दूसरा वर्ण, और बा की बात करूं तो पा, फा, बा तीसरा वर्ण, और तीनों सा आप जानते हैं ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका अघोष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 12 प्लस तीनों सा अघोष आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 12 प्लस तीनों सा, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? अघोष पूछा गया है क्या? तो नहीं, सघोष पूछा गया है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और अगर प्रश्न नंबर 16 की बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 लिपियां हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर हल्का सा मैं आपको बताऊं कि लिपि क्या है, तो लिपि क्या है? किसी भी ध्वनि को बोलने के लिए प्रयोग की, किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह आपका लिपि कहलाता है। जैसे का ध्वनि को लिखने के लिए आप इस प्रकार की लिपि का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये क्लास आपकी हिंदी के लिए बेसिक क्लास होगी, जो कि हिंदी से रिलेट करेगी, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अभी के लिए इतना जानिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी वर्णमाला में लिपियों की संख्या क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में आपकी 52 प्रकार की लिपियों का यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप जानते होंगे देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर, तो 16 प्रश्न ही आज थे, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लासेस देख रहे हैं और क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, और चैनल को
मतलब काफी हद तक लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो उम्मीद किया जाएगा कि और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाए जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चीज जरूर बताइए कि आपके 16 प्रश्नों में कितने प्रश्न 16 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। ये बात कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।